Being recorded. So let's begin today's class. The structure and function of animal cells is part 1. सेल बायोलॉजी का part 1 हम डिस्कस करेंगे, in which we are going to discuss properties and varieties of cells. What are the properties? All cells have a plasma membrane. जो भी living organisms है उसमें particularly we are talking about animals, तो उसमें plasma membrane का होना जरूरी है. All cells have DNA which has genetic control material. डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए का काम क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसे कंट्रोल करते हैं. तो इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेल. बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीएनए रीजन इज साइटोप्लाज्म. तो यू ऑल नो दैट बीच में साइटोप्लाज्म होता है. दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज न्यूक्लियस. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? साइटोप्लाज्म. साइटोसोल इज द सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मतलब वो मुकम्मल फ्लूइड नहीं होता बल्कि जेली लाइक होता है, तो दैट्स कॉल्ड ए सेमी फ्लूइड. तो इट्स नोन एज साइटोसोल. द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. तो उन ऑर्गेनेल्स को कहते हैं हम, उन ऑर्गन्स के जो एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी apparatus, endoplasmic reticulum, etc. All cells have one kind of organelle called ribosomes, which are highly specialized in protein synthesis. तो तकरीबन एनिमल्स के जो भी सेल्स हैं उनमें एक खास किस्म का ऑर्गेनेल होता है, छोटा सा ऑर्गेनेल जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं. वो क्या होते हैं? तो दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो उसमें क्या होती है? प्रोटीन की बनावट होती है. तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन की सिंथेसिस में. दीज आर व्हाट द बेसिक्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनिमल सेल. तो लिमिट्स ऑन साइज, जो सेल होते हैं उनकी साइज में लिमिट होती है. यूजुअल उनकी जो डायमीटर होती है एनिमल सेल की 10 एंड और 30 मिली के बिटवीन होती है. इनके दरमियान इसकी डायमीटर होती है, इससे ज्यादा नहीं होती. मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. बहुत से एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एग्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स सच एज बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स. उनके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? उनके एग्स, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट एग्स, कि वो माइक्रोस्कोपिक नहीं हो सकते बिकॉज दे आर लार्ज इन साइज एंड सम लॉन्ग नर्व सेल्स. और कुछ ऐसे लॉन्ग नर्व सेल्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. So, so there is a question that pops up in your mind that might have popped up. That is, why are animal cells small? Animal cells छोटे क्यों हैं? So that's the question. So according to Miller's book, cells must exchange nutrients. Cells को क्या करना चाहिए? Nutrients को exchange करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स के अलावा वेस्ट हैं, उनके साथ साथ और चीज़ें भी हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का मतलब है जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं सेल के आउटसाइड में, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. सेल के आउटसाइड में जो भी ये जो स्पेसेस हैं इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. आउटसाइड द सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस. इफ सेल वॉल्यूम becomes too large, the surface area of the cell cannot adequately support the required exchanges of nutrients and waste. तो इस सेंटेंस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा. तो व्हाट डज मीन बाय, अगर सेल का सेल वॉल्यूम बिकम्स टू लार्ज, अगर सेल वॉल्यूम जो है, यहाँ पर सेल वॉल्यूम का मतलब है साइज. अगर सेल की साइज हम बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका सरफेस एरिया सही तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा एक्सचेंजेस को. जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, उसे सही तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा. हाउ? लेट मी एक्सप्लेन दिस. सपोज दिस इज ए स्मॉलर एनिमल सेल.
So if its size is increased, if the volume of the cell is increased, then the diameter will be relatively smaller than the volume. तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो सरफेस एरिया होगा वो छोटा होगा, तो फिर वो सरफेस एरिया उस वॉल्यूम को सही तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा. Suppose if we make this cell into even a more larger size, so now you can think the volume is much more larger and surface area बहुत उसके लिहाज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So that's the thing कि वॉल्यूम जो है सेल का वो छोटा होना चाहिए ताकि सरफेस एरिया वो बड़ा हो, in order to enable the surface area to nourish the internal part of the cell. So that's the point. If cell volume becomes too large, the surface area of the cell cannot adequately support the required exchanges of nutrients and waste. In simple words, let me explain. The surface area is like parents. Okay? The surface area is like parents, and the volume is like a family. उनकी जो भी चिल्ड्रेन होंगे, अगर वो फैमिली ज्यादा होगी तो फिर वो पेरेंट्स पर प्रेशर आ जाएगा. पेरेंट्स पर क्या आ जाएगा, प्रेशराइज आएगा कि वो कैसे नरिश करें उसे. अगर उनके पेरेंट्स के पास कोई जॉब वगैरह नहीं हो क्या, तो आई एम गिविंग जस्ट ए सिंपल कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर सरफेस एरिया ठीक तरह से अंदरूनी सेल के अंदरूनी हिस्से को ठीक तरह से नरिश एंड सपोर्ट नहीं कर पाएगा. तो आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ. द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज ऑफन इंक्रीज बाय फ्लैटनिंग ऑफ द सेल. सरफेस कैसे इंक्रीज होगा, जब सेल की शेप हम फ्लैट करेंगे सीधा, ना कि स्क्वायर. जब सेल की शेप फ्लैट होगी तो फिर सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरह से एनिमल्स में क्यूबॉइडल सेल होते हैं. क्यूबॉइडल सेल्स वो क्या होते हैं, दे आर इन स्क्वायर्ड शेप. So that's why they have a larger surface area due to a flattened shape. If the cell shape is flattened, तो surface area क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी by flattening of the cells or creating concave plasma membrane. तो अगर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन concave होगा, फॉर एग्जांपल इट इज इन आरबीसी, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. This is one of the advantage of having a squared shape of a cell or concave shape of a RBC. But if a cell is round in structure, then it must have a smaller volume as compared to a surface area. So another thing I want to share here is that about a microvilli. तो माइक्रोविलाई की शेप जो फोल्डिंग होती है वो ज्यादा होती है इंटेस्टिन के अंदर. जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इंटेस्टिन. तो सरफेस एरिया माइक्रोविलाई का जो सेल्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बाय फोल्डिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोविलाई. So cells had a single common origin approximately 3.9 billion years ago. जो भी सेल्स है एनिमल्स के अंदर उसका कॉमन ओरिजिन था. आई मीन टू से दे हैव वन एंसेस्टर दैट इज नोन एज बैक्टीरिया. तो उन्हीं से ही सब सेल ओरिजिनेट हुए अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, एविडेंस बाय डीएनए, आरएनए एंड एटीपी. इन तीनों मॉलिक्यूल्स की मदद से हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्पेकुलेट किया, अंदाजा लगाया कि जो भी एनिमल्स के अंदर सेल्स हैं उनका कॉमन ओरिजिन है वो है बैक्टीरिया. 3.9 बिलियन अगो, इतना पुराना उसका कॉमन ओरिजिन है. तो according to Miller and Harley book, DNA and RNA both are known as universal genetic molecules, and ATP on the other hand is known as universal energy carrying molecule. So there are three types of cells.
according to Miller's book, you might have studied only two types, that is prokaryotic and eukaryotic. लेकिन मिलर्स की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, so I have to explain here कि cells of bacteria, cells of archaea and eukarya. मैंने आपको ट्री ऑफ लाइफ पढ़ाया था कि बैक्टीरिया है एक, दूसरा है आर्किया एंड यूकार्या, ये ट्री ऑफ लाइफ है। तो इसमें नंबर वन टाइप ऑफ सेल इज इन बैक्टीरिया, देन आर्किया एंड यूकार्या। यू माइट हैव थॉट के बैक्टीरिया एंड आर्किया दोनों प्रोकार्योटिक है, ये दोनों सेल्स हैं, एक ही टाइप के होनी चाहिए। दिस नॉट द केस। I accept that both are prokaryotic cells, but there is a huge difference between both of these prokaryotic cells. जितना प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल के बिटवीन में डिफरेंस है, उतना ही दोनों प्रोकार्योटिक सेल के बिटवीन में एक दूसरे से इतना डिफरेंस है। कैसे? लेट्स मी एक्सप्लेन। सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, दे आर गट इनहेबिटिंग बैक्टीरिया and they live in others almost found in every environment of this world. So these are commonly encountered organisms. हम इन्हें हर जगह पर देख सकते हैं। आर्किया के जो सेल्स होते हैं उसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि इनहेबिटिंग एक्सट्रीम हैबिटाट्स, वो हैबिटाट जो कि एक्सट्रीम होते हैं, हद से ज्यादा कोल्ड, हद से ज्यादा हॉट को सरवाइव कर सकते हैं आर्किया। सच एज दे आर फाउंड इन एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स और एसिडिक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। स्टमक का एनवायरनमेंट यू नो दैट इट्स हाईली एसिडिक एंड ऑक्सीजन फ्री, इसमें कोई भी ऑक्सीजन खास नहीं होती। so they survive at this place. The archean cell survive in this situation, as well as in intestinal tracts of animals to help digest cellulose. सेलुलोज की डाइजेशन की मदद के लिए, और तो ये इस सिचुएशन पे, इस कंडीशन पर रह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि मोड ऑफ लिविंग की वजह से बोथ ऑफ द सेल्स सेल टाइप्स आर डिफरेंट, इवन दो बोथ आर प्रोकार्योटिक सेल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है जितना कि प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक के बिटवीन डिफरेंस है। तो यूकार्या, इट्स ए कॉमन फैक्ट कि it contains eukaryotic cells of animals, plants, fungi and protists, usually 10 to 30 millimicron in size। इसकी diameter होती है, as I have already said about this। it is characterized by a membrane bound organelles होते हैं, also characterized by DNA complex with proteins। तो DNA के साथ क्या होती है? प्रोटीन होता है, स्टोन प्रोटीन, यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन इसमें होती है। ऐसी सेल डिवीजन जो कि बैक्टीरिया एंड आर्किया से मुनफरिद है। So that's why we can consider that eukaryotic organisms have a unique type of cell division and unique metabolic and molecular features। तो इसके अंदर यूनिक मेटाबॉलिक किस लिए? लेट्स गिव वन एग्जांपल दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम्स के अंदर। तो क्या बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है? दैट्स नॉट द केस। तो उसके अंदर राइबोसोम होते ही नहीं है, तो दे मेक द प्रोटीन थ्रू अनदर सोर्स। बट यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव द यूनिक मेटाबॉलिक एंड मॉलिक्यूलर फीचर्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेलुलर मेम्ब्रेन। तो सेलुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम्स जो भी हैं, न्यूक्लियस सारा है उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी अपरेटस है, जो भी ऑर्गेनल्स है उसके सराउंडिंग में जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उसे हम मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। These are very much important for all membrane bound organelles। ये किसके लिए जरूरी होता है? कि जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है वो उसके अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो साइटोप्लाज्म के इन्वायरमेंट से मिक्स नहीं होने देगा। तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक ए बाउंड्री व्हिच will prevent the semi fluid of a cytoplasm from mixing with the fluid of a mitochondria। तो मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। in short we can say separates life from the non life। तो सेलुलर मेम्ब्रेन्स का एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ
it separates the life from non-life. Endomembrane system, according to Miller's book, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? It includes endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, which work together, packaging and transporting proteins within the cell. ये दोनों खास ऑर्गेनल सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस, इन दोनों का काम क्या होता है कि वो साथ मिलकर प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं और देन व्हाट दे डू, दे ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल और आउटसाइड द सेल. So this is known as endomembrane system. जिसने लेट ज्वाइन किया है, I will highlight all the lesson that we have discussed today. Plasma membrane, a phospholipid bilayer. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है. बायलेयर का मतलब है कि इसके अंदर दो लेयर्स होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है. द बायलेयर इज इंटरपर्स्ड विद प्रोटीन्स. बायलेयर के बिटवीन में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंटरपर्स्ड होते हैं. वन ए फॉस्फोलिपिड that is made up of two components, hydrophilic phosphate head and hydrophobic tails. So both of these have made a two layers. One is the inner layer and the other is the outer layer. So you can see that both of the head are encountering the one is encountering the inside of the cell, that is cytoplasm. This one is the inside of the cell. So these are the hydrophilic head that are facing the inside of the cell. And if we are talking about the hydrophilic phosphate head of the outside, that is interacting with the outside of the cell environment. So hydrophilic phosphate head, these are charged head. The charged होते हैं at one side to the water medium on the outside of a cell. And if you are talking about the hydrophobic tails, they contain uncharged atoms which orient toward the two lipid layers. तो ये दूसरे जो होते हैं एक दूसरे से फेस करते हैं. ये जो अनचार्ज्ड इंचार्ज्ड प्रॉपर्टीज हैं, तो इन द हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट इन द हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये दोनों मिलकर जो भी कंपोनेंट्स है फॉस्फोलिपिड के उन्हें ज्वाइन करते हैं और इस तरह से एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है. दिस वाज ओनली द introduction of plasma membrane. We will discuss in part 2 the details of this plasma membrane. But let me highlight what we have discussed today for those who have joined me late. So we have discussed the structure and function of animal cells, properties and varieties of cell. The plasma membrane, इसका थोड़ा introduction मैंने आपसे शेयर किया. तो जो भी सेल्स हैं, द कॉमन यूनिट ऑफ ऑल लाइफ इज, ये कॉमन यूनिट है जो भी लाइफ है उनकी कॉमन यूनिट है. प्रॉपर्टीज एंड वैरायटीज ऑफ सेल्स, इनकी प्रॉपर्टीज आमतौर पर यू ऑल नो वेरी वेल, ऑल सेल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो भी सेल्स होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. दे हैव देयर डीएनए जो कि जो भी मटेरियल एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल करता है जेनेटिकली. बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीएनए उसके बिटवीन क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. साइटोसोल, उससे सेमी फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है उसे हम साइटोसोल कहते हैं. द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ईआरए और गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सो दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ऑल सेल्स हैव वन काइंड ऑफ ऑर्गेनेल दैट इज नोन एज राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प कराते हैं. तो इट्स ए यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल. So these are absent in prokaryotic cells. Limits on size, मैंने limits on size की बात की. किसकी साइज? सेल की. सेल की साइज के जो भी सेल का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा. तो वॉल्यूम मस्ट बी सिमिलर, वॉल्यूम मस्ट बी सिमिलर एंड द सरफेस एरिया मस्ट बी a huge one. So if the size of the cell is increased,
the surface area will be decreased, and the surface area then will be unable to support the sustenance of the cell. So that's why in order to provide nutrients, अगर exchange possible करनी हो तो फिर वॉल्यूम का छोटा होना बहुत जरूरी है. Another thing I shared here कि अगर सेल को फ्लैट किया जाए लाइक दिस इन स्क्वायर्ड शेप तो इसके जरिए भी सेल का सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है. एंड आई आल्सो टॉक्ड अबाउट आरबीसीज कि इसका बाइकॉनकेव शेप होती है. दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो ए लार्जर सरफेस area as compared to their own volume. And we also discussed about surface area of a microvilli present in small intestine जो कि micronutrients की absorption में help करती हैं. तो उनके अंदर foldings होती हैं इस तरह की. So that's why they have also a larger surface area. So all of these examples are provided in Miller's book. I also discussed that cells had a single common origin approximately 3.9 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि कॉमन ओरिजिन में बैक्टीरिया है. तो वहीं से जो भी एनिमल सेल्स थे वहीं से ओरिजिनेट हुए जो कि 3.9 अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये अंदाजा कैसे लगा साइंटिस्ट को? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी. तो जो भी डीएनए आरएनए है इसे हम टाइटल दे सकते हैं कि दीज आर व्हाट द यूनिवर्सल जेनेटिक मॉलिक्यूल्स. So they are the only source of the transmission of characters from parents to offspring. And ATP is the universal energy carrying molecule. I highlighted that there are three types of cells generally. You might have studied only prokaryotic and eukaryotic cells, but in the deep, according to Miller's book, we can see even the prokaryotic cell of bacteria and archaea, they have a huge difference between them. जितना प्रोकार्टिक एंड यूकार्योटिक सेल के बिटवीन डिफरेंस है उतना ही इन दोनों प्रोकार्योटिक सेल के बिटवीन डिफरेंस है कि जो भी आर्किया के सेल्स हैं वो एक्सट्रीम हैबिटाट्स के अंदर रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन एसिडिक हार्ट स्प्रिंग्स और द एसिडिक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स टू हेल्प डाइजेस्ट सेलुलोज, ताकि सेलुलोज की डाइजेशन के लिए वो हेल्प कर सके इंटेस्टिन पे हो या एसिडिक इन्वायरमेंट हो स्टमक का जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है. तो इस तरह की हार्श कंडीशन पे आर्किया के सेल्स रह सकते हैं. तो दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ आर्कियन बैक्टीरिया सेल. टॉक अबाउट बैक्टीरिया, तो ये कॉमन इनकाउंटर्ड ऑर्गेनिज्म है. इसमें ये खासियत नहीं होती जो कि आर्किया से सेल के अंदर होती है. तो दे आर गट इनहेबिटिंग बैक्टीरिया एंड देयर आर लोड्स ऑफ अदर बैक्टीरिया दैट आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. We talk about the third type of eukaryotic cell, eukarya, that it contains eukaryotic cells of animals, plants, fungi, and proteins. इसकी usual diameter होगी 10 to 30 millimicron in size. So it is characterized by membrane-bound organelles. Membrane-bound organelles वो होते हैं जिसमें membrane होती है. So these are characterized by DNA complex with protein. Histone protein होती है इस DNA के अंदर जो कि बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है. यूनिक टाइप ऑफ सेल डिविजन, they have the unique type of cell division. Why? Because it is quite different from the cell division of bacteria and archaea. And unique metabolic and molecular features, इसकी जो भी metabolic activities है वो भी different है archaea and bacteria से. Also discussed about cellular membranes. Cellular membranes वो होते हैं जो भी सेल का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उसके जो भी मेम्ब्रेन है उसे हम सेलुलर मेम्ब्रेन्स कहते हैं. मेम्ब्रेन सिस्टम आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स. इट्स लाइक ए बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज. I also talked to the definition of membrane system according to Miller's book, that it includes endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. तो इस सिस्टम के अंदर ये दोनों ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साथ मिलकर प्रोटीन्स की पैकेजिंग करते हैं एंड देन दे ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स विद इन द सेल. So at the last, I highlighted about the introduction of plasma membrane. So this was the lesson for today's topic. So we will move forward with the part 2 of cell biology. So we will dive deep into the details of plasma membrane next time, inshallah. Thank you so much.